अब बाघों की घटती संख्या और उनके लुप्त होते जा रहे जंगलों के बारे में काफी चिंतित थे। जिम कॉर्बेट और उनकी जैसी सोच वाले कुछ व्यक्तियों ने सर मैल्कम हीली को रामगंगा घाटी में एक वन्य अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव रखा। यूनाइटेड प्रोविंस नेशनल पार्क्स एक्ट 1935 के तहत भारत का पहला अभयारण्य 1936 में घोषित कर दिया गया, जिसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, जो कि 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। यही आज का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेडरिक वॉल्टर चैंपियन को कालागढ़ क्षेत्र का डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नियुक्त किया गया। वे और उनका पूरा परिवार तराई के इन जंगलों में घर जैसा ही महसूस करते थे। चैंपियन एक कर्मठ फॉरेस्ट ऑफिसर और संरक्षक थे। उनकी दूरदृष्टि अनोखी थी, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि कभी इन जानवरों को बचाने की जरूरत पड़े। उन्होंने शिकार की कठोर आलोचना की तथा उसको नियंत्रित करने की सिफारिश की। तराई की इस प्रचुर संपदा से आकर्षित होकर चैंपियन ने वन्य जीवन फोटोग्राफी शुरू की। ऐसा उन्होंने इस सुंदरता को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जो अब तक इससे अनजान थे। चैंपियन ही इस तथ्य को सामने लाए थे कि प्रत्येक बाघ उसकी विशेष खाल की धारियों से पहचाना जा सकता है। आज भी कैमरा ट्रैप द्वारा बाघों की पहचान इसी प्रकार की जा रही है। चैंपियन एक कुशल फोटोग्राफर भी थे। उन्होंने वन्य जीवन के चित्रों पर आधारित 2 सुंदर पुस्तकें प्रकाशित की। वे बाघों के दुर्लभ और खूबसूरत चित्र लेने में कामयाब हुए, और ये चित्र दुनिया भर में शायद सबसे पहले छपने वाले बाघों के चित्र थे। चैंपियन की फोटोग्राफी से जिम बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने अपने 16 मिलीमीटर कैमरे से बाघों को फिल्माने की ठानी। जिम ने इस कार्य के लिए कालाडूंगी घर के पास ही बोर नदी में एक स्थान का चयन किया, जहां बाघों का आना जाना लगा रहता था। शुरुआत में बाघ कैमरे की आवाज से कुछ चौंकते थे। जिम ने समझदारी से पानी की धारा को कुछ इस तरह मोड़ दिया जिससे पानी के शोर में कैमरे की आवाज दब जाए। बाघों का फिल्मांकन एक कठिन चुनौती थी, लेकिन 4 महीने की कड़ी मशक्कत और अनगिनत घंटों के इंतजार के बाद जिम कामयाब हुए। उन्होंने 7 शेरों का इकट्ठे फिल्मांकन किया, जिसमें एक दुर्लभ सफेद बाघ भी था। उस समय मूक फिल्में हुआ करती थी। जिम इन फिल्मों को स्कूल और कॉलेजों में दिखाते समय भयभीत लंगूरों, हिरणों और दहाड़ते हुए बाघों की आवाजें स्वयं निकाला करते थे। फिल्म दिखाने के साथ साथ जिम लोगों को जानवरों के संरक्षण के बारे में भी बताते थे। जिम के दिल में बाघों के लिए एक विशेष लगाव था, एक खास मोहब्बत थी। उन्होंने कहा था, बाघ बड़े दिल वाला, बहुत साहसी प्राणी है। अगर लोग इसको बचाने के लिए एकजुट नहीं हुए, तो इसका लुप्त होना निश्चित ही है। यदि ये खत्म होता है तो हिंदुस्तान के लिए, इंसानियत के लिए इस खूबसूरत जीव का समाप्त होना एक ना मिटने वाला कलंक होगा।
जिम कॉर्बेट नरभक्षियों को मारने वाले निडर शिकारी के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब उनकी ख्याति शिकारी से संरक्षक के रूप में फैलती जा रही थी। सन 1936 में मार्क्विस ऑफ लिनलिथगो को भारत का वाइसरॉय और गवर्नर जनरल बनाया गया। लिनलिथगो ने कॉर्बेट की पहली किताब जंगल स्टोरीज पढ़ी थी। लॉर्ड और लेडी लिनलिथगो जब रामगंगा नदी में मछली शिकार के लिए गए तो जिम उनके साथ थे। उनकी ये पहली मुलाकात गहरी और लंबी दोस्ती में तब्दील हो गई। उन्होंने जिम को लगातार लिखते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण जिम एक मशहूर लेखक बन सके। वाइसरॉय कालाडूंगी के जंगलों में बाघ के शिकार के लिए 3 साल तक आते रहे। हर बार शिकार का बंदोबस्त मेजर जिम को सौंपा गया। शिकार के लिए महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती। जगह जगह चारे के लिए पशु बांधे जाते, बाघों पर लगातार नजर रखी जाती। ये सब होता था भारत में ब्रिटिश राज के सबसे बड़े प्रतिनिधि के सफल शिकार के लिए। सितंबर 1937 के शिकार अभियान में 16 हाथियों की फौज थी। कुछ शिकारी हौदे पसंद करते थे जिनमें वो खड़े होकर गोली चला सके। पहले साल 5 बाघ मारे गए, दूसरे साल 4, लेकिन तीसरे साल 1 भी नहीं। जिम की इन शाही शिकारों की व्यवस्था करने की कई प्रकृति प्रेमियों ने निंदा भी की। 1942 में जिम को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, लेकिन इन तमाम सम्मानों के बावजूद जिम एक सादगी भरा जीवन व्यतीत करते रहे। यही उनकी महानता थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आवाजें बुलंद होती जा रही थी। इससे जिम चिंतित थे। उन्हें पता था कि भारत में ब्रिटिश राज के दिन अब गिने चुने बचे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। भारत में अपने अनिश्चित भविष्य को देखते हुए जिम और मैगी ने कीनिया जाने का निश्चय किया। अफ्रीका जाने से पहले जिम ने छोटी हल्द्वानी की सारी जमीनें बटाईदारों के नाम कर दी। जिम ने अपना कालाडूंगी का मकान अपने दोस्त चिरंजी लाल को बेच दिया, जिन्होंने 1965 में यह मकान वन विभाग को एक संग्रहालय बनाने के लिए सौंप दिया। और आज सैकड़ों सैलानी नैनीताल जाते समय यहां रुकते हैं। वे पर्यावरणविद, फिल्मकार और लेखक के रूप में विख्यात जिम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आजादी के बाद इस अभयारण्य का नाम हेली नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। सन 1957 में
जिम की कीनिया में मृत्यु के बाद पुनः इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। कॉर्बेट पार्क में कई तरह के प्राकृतिक पर्यावास हैं। यहां 110 से ज्यादा प्रजाति के वृक्ष, 51 किस्म की झाड़ियां तथा 30 से ज्यादा किस्म के बांस और घासें मिलती हैं। उन्नीस 1960 के दशक में कालागढ़ में रामगंगा नदी पर एक बांध बनाया गया। इसके कारण बनी झील में पार्क का 90 वर्ग किलोमीटर जंगल पानी में समा गया। कभी बहुत पाए जाने वाले पाड़ा हिरण अब घास के कुछ गिने चुने मैदानों तक सीमित हो गए। बड़ी झील कुछ जलचरों के लिए वरदान साबित हुई है। घड़ियाल व मगरमच्छ खूब फल फूल रहे हैं। जल पक्षियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। रामगंगा का प्रदूषण मुक्त पानी मछलियों से भरपूर है। ऊद बिलावों के लिए यहां खाने की कोई कमी नहीं। शुरुआत में कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 324 वर्ग किलोमीटर था, जो 1966 में बढ़कर 521 वर्ग किलोमीटर हो गया। सोना नदी अभयारण्य को मिलाकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल अब 1318 वर्ग किलोमीटर है। सन 1960 में भारतीय बाघ लुप्त होने के कगार पर थे। पूरे भारत में 2000 से भी कम बाघ बचे थे। भारत सरकार ने 1970 में बाघ के शिकार पर रोक लगा दी। विश्व में सबसे बड़ा संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में कॉर्बेट पार्क से शुरू की गई। कॉर्बेट पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर काफी सफल रहा। 1972 में केवल 40 शेरों से बढ़कर 2010 में इनकी संख्या 225 हो गई। बाघ को देखने के लिए अच्छी किस्मत के साथ साथ सही समय पर सही जगह होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बाघ बड़ी तेजी से प्रजनन करते हैं, लेकिन वे घने जंगलों में जोड़ा बनाते हुए ज्यादा नहीं दिखते। जोड़ा कई दिन साथ रहता है और कई बार मिलन करता है। ये कॉर्बेट पार्क में जोड़ा बनाते बाघों का पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है। फिर नर मादा अपने अपने एकाकी जीवन के लिए चले जाते हैं। हिमालय की गोद में होने और विभिन्न वातावरणों के कारण कॉर्बेट पार्क में पक्षियों की 580 से अधिक प्रजातियां रिकॉर्ड की गई। यहाँ विभिन्न प्रकार के शिकारी पक्षियों के साथ अनेक प्रकार की छोटी बड़ी चिड़ियां पाई जाती हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए तो पार्क स्वर्ग ही है। वन्य जीव फिल्मकार बेदी बंधु नरेश और राजेश बेदी का कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक अटूट रिश्ता है। पिछले 10 दिन से बेदी बंधु फुलई की एक बाघिन की तलाश में हैं।
जिसके पैरों के निशानों के साथ साथ नन्हे शावकों के निशान भी देखे गए हैं। क्या बेदी बंधु उन्हें आज ढूंढ पाएंगे? बाघिन गुस्सा जताती है पर बिना डर के आगे बढ़ जाती है। शावकों का इंसान से यह पहला आमना सामना लगता है। बाघिन का बच्चों के साथ मिलना अच्छी खबर है, लेकिन अवैध शिकार का खतरा अब भी बना हुआ है। हमें सर मैल्कम हीली, जिम कॉर्बेट, FW चैंपियन और उन जैसे दूर दृष्टि रखने वाले संरक्षणविदों का आभारी होना चाहिए, जिनके कारण प्रकृति का ये स्वर्ग आज बचा हुआ है। कॉर्बेट पार्क आज अपनी प्राकृतिक विविधता के कारण भारत में बाघों के लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद जताता है। हमें इस अमूल्य धरोहर को सहेज कर रखना चाहिए, जिससे यहाँ कभी बाघों की दहाड़, हाथियों की चिंगार और पक्षियों की चहचहाट खत्म ना हो जाए।